गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के बायो का चैप्टर इकोसिस्टम का, जो कि हमारा है 12 नंबर चैप्टर इकोसिस्टम, उसके आज हम 50 MCQs देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला MCQs है इंसेक्टिवोरस प्लांट आर इंक्लूडेड इन। मतलब कि हमारे ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खा लेते हैं उनको अपन क्या बोल सकते हैं? प्रोड्यूसर्स बोल सकते हैं, कंज्यूमर्स बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, या फिर कुछ नहीं बोल सकते। तो देखो, सबसे पहली बात तो जो हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट होगा, है तो एक प्लांट, ठीक है तो एक प्लांट, उसने खुद का खाना खुद, मतलब देखो वो इंसेक्टिवोरस है लेकिन है वो एक प्लांट। उसे कोई और जो है हर्बीवोर वो खा सकता है, लेकिन वो खुद क्या खाता है? इंसेक्ट खाता है। तो हम उसको प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं और उसे हम कंज्यूमर भी कह सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, हम दोनों ही कह सकते हैं उसको। ठीक है, फिर हमारा आता है टू द प्रोसेस बाय विच द अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इज। ठीक है, अर्थवॉर्म जो है ब्रेक डाउन कर देता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का, उसको क्या कहा जाता है? डिकम्पोजिशन, मिनरलाइजेशन, फ्रैगमेंटेशन, या फिर नन ऑफ दी अबो। क्या कहा जाता है उसे? तो उसे कहा जाता है फ्रैगमेंटेशन। जब हमारा अर्थवॉर्म जो है, ठीक है, वो क्या करता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? फ्रैगमेंटेशन कहा जाता है। थर्ड नंबर के अंदर आते हैं, फ्रॉम वेयर द एनर्जी इज ऑब्टेन इन द ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर एनर्जी जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होती है, हमसे ऐसा पूछ रहा है। तो देखो, अगर अपन ग्रेजिंग फूड चेन की बात करें तो क्या होता है ग्रेजिंग फूड चेन? जिसमें हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो पहले क्या होते हैं? हमारे प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो प्लांट होते हैं। ठीक है, तो वो हमारा होता है ग्रेजिंग फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर हमारा जो है एनर्जी कहाँ से आता है? सनलाइट से आता है, वाटर से आता है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन इट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। कहाँ से आता है? तो वो आता है हमारा सनलाइट से। तो आंसर हो जाएगा थर्ड का ए। फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन हमारा प्रिंट नहीं हो पाया अच्छे से, रहने देते। फिफ्थ नंबर के अंदर आते हैं, पर्सन वो इज़ ईटिंग द वेजिटेबल। ऐसा इंसान जो कि वेजिटेबल खा रहा है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे, या फिर टर्शरी। तो प्रोडक्टिविटी तो उसे बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। अब बात आती है सेकेंडरी, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर की, तो उसे क्या कहेंगे? तो अब देखो, वो डायरेक्टली प्लांट को खा रहा है, डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। 6 नंबर के अंदर आते हैं, नंबर पिरामिड इन इकोसिस्टम ऑफ दी पॉन्ड। जो नंबर का पिरामिड होता है इकोसिस्टम के अंदर, वो कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है, अपराइट होता है, इरेगुलर होता है, या फिर स्पिंडल शेप होता है? कैसा होता है? तो देखो, यहाँ पर हमसे पूछ कह रहा है, पहले वो ध्यान देना कि हमसे नंबर पिरामिड पूछ रहा है इकोसिस्टम ऑफ दी पॉन्ड के अंदर। तो इसका जो हमारा पिरामिड होता है वो कैसा होता है? वो हमारा अपराइट होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। 7 नंबर के अंदर आते हैं, विच ऑफ दिस इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ द एक्वाटिक इकोसिस्टम। इसमें से कौन सा जो है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है? तो देखा जाए तो ये तीनों ही एक्वाटिक इकोसिस्टम है। हमारा बचता है डेजर्ट। डेजर्ट जो है ये एक्वाटिक इकोसिस्टम नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी। 8 नंबर के अंदर आते हैं, विच ऑफ दिस इज़ अ मैन मेड इकोसिस्टम। इनमें से क्या है वो जो मैन मेड इकोसिस्टम है? तो क्रॉप फील्ड माने कि खेत। ठीक है, तो खेत, तो ये तो मैन मेड इकोसिस्टम है। एक्वेरियम भी है, जो हम फिश में पॉन्ड रखते हैं अपने। ठीक है, वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड ऐसी ज़मीन होती है जो यूजुअली कभी कभी पानी से ढक जाती है, या फिर परमानेंटली पानी से ढकी होती है। तो ये इंसान नहीं करता, तो ये मैन मेड इकोसिस्टम में नहीं आता। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी। बोथ ए एंड बी जो है वो हमारे क्या है? मैन मेड इकोसिस्टम है। ओके, 9 नंबर के अंदर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाई द टॉप वर्टिकल स्ट्राटा ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। कौन जो है वो एकदम टॉप वर्टिकल स्ट्राटा ऑक्यूपाई करता है? तो कौन ऑक्यूपाई करता है? ट्रीज ऑक्यूपाई करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। 10 नंबर के अंदर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओनली यूनी डायरेक्शनल फ्लो। किस चीज़ का खाली एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है? कार्बन का, एनर्जी का, नाइट्रोजन का, या फिर सल्फर का? तो किसका सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है? एनर्जी का। तो आंसर आ जाएगा हमारा बी। ठीक है, 11 नंबर के अंदर आते हैं, यूनिट ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्शन। इस प्राइमरी प्रोडक्शन की जो यूनिट है वो क्या होगी? ग्राम पर मीटर स्क्वायर, कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर होगा बी, दैट इज कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर।
अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 12 नंबर के अंदर नेट एनपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, वो जीपीपी माइनस आर होती है, जीपीपी माइनस आर होती है, जीपीपी प्लस आर होती है, जीपीपी माइनस आर होती है, जीपीपी इंटू आर होती है, या फिर जीपीपी डिवाइडेड बाय आर होती है। तो हमारी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो हमारी उतना बायोमास होता है जो कि हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, जीपीपी माइनस आर होता है। ठीक है, जीपीपी माइनस आर जो है वो हमारा एनपीपी होता है, मींस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जीपीपी का मतलब क्या होता है, अब देखो जीपीपी का मतलब अगर हम बताएं तो जीपीपी का मतलब ये होता है कि टोटल कितना बायोमास प्लांट ने बनाया है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, उसको जीपीपी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे जीपीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या होता है, ग्रॉस पब्लिक पार्टनरशिप, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, ग्रॉस प्रोड्यूसर प्रोडक्शन, ग्रॉस प्लांट प्रोडक्शन। तो क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। 14 नंबर के अंदर आते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या, कि कितना बायोमास जो है वो हमारा प्लांट बना रहा है थ्रू द फोटोसिंथेसिस, और ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दोनों का एक ही मतलब होता है। तो ये हमारा जो है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है क्या, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट पे डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट पे डिपेंड करता है, या फिर सब कुछ में डिपेंड करता है। तो अगर अपन यहाँ देखें तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर में तो डिपेंड करता है, ये फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है, ये अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट पे भी डिपेंड करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, कि ये ऑल ऑफ अबव ये सब पे डिपेंड करता है। 15 नंबर के अंदर आते हैं, a sequence of the species through which the organic molecule in a community pass। ऐसा सीक्वेंस जिससे जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में पास होते रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, फूड चेन, फूड वेब, न्यूट्रिएंट साइकिल और फूड साइकिल। क्या कहा जाता है उसे, तो उसे कहा जाता है फूड चेन। तो आंसर हमारा हो जाएगा 15 का ए। 16 नंबर के अंदर आते हैं, इकोसिस्टम हैविंग लीस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर स्क्वायर मीटर। यानी कि कौन से इकोसिस्टम की सबसे कम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, तो किसकी होती है, ओशंस की होती है। बिकॉज ओशंस जो है, देखो ऐसे ओशंस होते हैं तो इनके अंदर इतनी अच्छी सनलाइट नहीं जा पाती। ठीक है, यहाँ पर मान लो कोई प्लांट है तो इसके अंदर इतनी अच्छी सनलाइट नहीं जा पाएगी, इसके वजह से इनकी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो सबसे कम होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, 17 नंबर के अंदर आते हैं, विच इज़ नॉट द कंज्यूमर। इसमें से कौन जो है वो कंज्यूमर नहीं है, तो ओमनीवोर तो एक कंज्यूमर है, किसी को खाता है, हर्बीवोर भी प्लांट को खाता है, डेट्रीवोर भी डेट्राइटस को खाता है, बचा प्रोड्यूसर, इसे सब खाते, ये किसी को नहीं खाता। ठीक है, इसे कौन खाते हैं, हर्बीवोर खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन जो है वो कंज्यूमर नहीं है, तो हमारा प्रोड्यूसर जो है वो कंज्यूमर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। 18 नंबर के अंदर आते हैं, डिकम्पोजिशन इज फेवर्ड बाय। डिकम्पोजिशन जो है वो कब अच्छे से होगा, कब उसको मतलब सहायता मिलेगी कि अच्छा हो, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट रहेगा तब, रिच अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट रहेगा एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जैसे कि शुगर रहेंगे डेट्राइटिस के अंदर, एंड एरोबिक एनवायरनमेंट रहेगा। तो कब हमारा डिकम्पोजिशन अच्छे से होगा, तो आंसर आएगा डी, दैट इज द ऑल ऑफ दिस। अगर वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट होगा तो डिकम्पोजिशन जल्दी होगा। अगर हमारा जो डेट्राइटिस है वो रिच होगा नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जैसे कि शुगर के अंदर, तो भी हमारा डिकम्पोजिशन जल्दी होगा, और एरोबिक एनवायरनमेंट में भी वो अच्छे से हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 18 का आंसर आएगा डी। ओके, 19 नंबर के अंदर आते हैं, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। जितने भी हमारे इकोसिस्टम हैं अर्थ के अंदर, वैसे इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है पता है, बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो जितने भी हमारे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं सारे इकोसिस्टम के लिए, वो क्या होते हैं, सन होते हैं, वल्कनो होते हैं, डीप सी हाइड्रोथर्मल सिस्टम, या फिर मून। तो क्या होता है, सबका सन होता है। ठीक है, तो आंसर होगा ए। 20 नंबर के अंदर है कि प्लांट कैप्चर हाउ मच PAR। PAR का फुल फॉर्म पता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो प्लांट जो है वो कितना कैप्चर करता है, 2 से 10%, 10 से 20%, 30% या फिर 90%। तो प्लांट कितना कैप्चर करता है, 2 से 10%। तो आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, 21 नंबर के अंदर आते हैं, पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट इन। यानी कि जो पिरामिड होता है ना वो हमेशा किसका, अपराइट होता है। ऐसा होता है किसका होता है, तो हमें ये पूछा है कि नंबर ऑफ दी पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, या फिर सबका। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज़ द पिरामिड ऑफ दी एनर्जी। हमेशा इसका जो पिरामिड होता है एनर्जी का वो अपराइट ही होता है। 22 नंबर के अंदर आते हैं,
एंड इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ द बायोमास इज सीन इन। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ द बायोमास जो है वो हमें कहाँ देखने मिलेगा? फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर, एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर, या फिर डेजर्ट्स के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सी, दैट इज एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर हमें ऐसा देखने मिलेगा। 23 नंबर के अंदर आते हैं, द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द रैबिट इन द ग्रासलैंड, इसको क्या कहेंगे? यानी कि हमारा रैबिट जो है वो देखो एक घास है, और घास को कौन खा रहा है? हमारा रैबिट खा रहा है, ठीक है। रैबिट खा रहा है ग्रास को खा रहा है, ठीक है। रैबिट जो है नया ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा। तो ये जो नया ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको अपन क्या कहेंगे? अब ये हमारा क्या था? ये हमारा कंज्यूमर था, और कंज्यूमर के द्वारा जो हमारा नया ऑर्गेनिक मैटर बनता है उसको अपन क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। 23 का आंसर क्या होगा? बी। देन 24 नंबर के अंदर आते हैं, डीकम्पोजर आर। डीकम्पोजर होते क्या है? ऑटोट्रॉप होते, खुद का खाना खुद नहीं बनाते। ऑटो हेट्रोट्रॉप होते नहीं। ऑर्गेनोट्रॉप होते नहीं। और हेट्रोट्रॉप्स होते यस। तो हमारे डीकम्पोजर क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ओके। देन 25 नंबर के अंदर आते हैं, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द वन ट्रॉफिक लेवल टू द अदर इन अ फूड चेन इज। देखो यहाँ पर जो है हमसे पूछ रहा है कि मान लो कि सबसे पहले जो है हमारा कोई प्राइम प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर को मान लो कि यहाँ पर हमारा कोई इंसेक्ट खा रहा है, और इंसेक्ट को जो है फ्रॉग खा ले रहा है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं हम। तो यहाँ पर कि एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होगा? यानी कि इसके पास कितनी एनर्जी होगी तो इसकी एनर्जी का कितना % इसके पास ट्रांसफ़र होगा, फिर जितनी एनर्जी इसके पास होगी तो इसकी एनर्जी का कितना % जो है वो फ्रॉग के पास होगा। तो हमसे ये पूछ रहा है, तो कितना पास होता है? 10% ही पास होता है, ठीक है। 10% ही आगे वाली ट्रॉफिक लेवल में जाता है, ठीक है। यहाँ पर 26 नंबर के अंदर आते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम शो। पॉन्ड इकोसिस्टम क्या दिखाता है? इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ द नंबर, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ द बायोमास, अपराइट पिरामिड ऑफ द बायोमास एंड इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ द एनर्जी। तो हमें क्या दिखाता है? हमें जो है देखने मिलता है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ द बायोमास। 27 नंबर के अंदर आते हैं हम, मैन मेड इकोसिस्टम इज। जो मैन मेड इकोसिस्टम होता है वो कैसा होता है? लेस डाइवर्सिटी होती है उसके अंदर, ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। मैन डज नॉट मेक इकोसिस्टम, ये बात तो बिल्कुल गलत है, मैन बना सकते हैं। मोर स्टेबल देन द नेचुरल इकोसिस्टम, नहीं, मोर स्टेबल तो नहीं होता, नेचुरल इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखो ज़्यादा डाइवर्सिटी तो उसके अंदर इंसान डाल नहीं सकता, तो बचा क्या कि लेस डाइवर्सिटी होती है। मैन मेड इकोसिस्टम के अंदर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं देखने मिलती, तो आंसर हो जाएगा ए। देन 28 नंबर के अंदर आते हैं, मास ऑफ द लिविंग मैटर एट अ ट्रॉफिक लेवल इन एन एरिया एट एनी टाइम इज नोन एज। किसी लिविंग मैटर के अंदर, ठीक है, मास ऑफ द लिविंग मैटर किसी ट्रॉफिक लेवल के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है, स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है, स्टैंडिंग स्टेट या फिर डेट्राइटस। तो उसे क्या कहा जाता है? स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है। 29 नंबर के अंदर आते हैं, अपराइट ऑफ द पिरामिड ऑफ द नंबर इज एब्सेंट इन। द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन, यानी कि जो अपराइट पिरामिड होता है नंबर का वो किसके अंदर एब्सेंट होता है? लेक के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, ग्रासलैंड के अंदर एंड पॉन्ड के अंदर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आएगा बी, दैट इज फॉरेस्ट के अंदर जो है वो अपराइट पिरामिड ऑफ द नंबर एब्सेंट होता है। देन यहाँ पर 30 नंबर पे हमें आइडेंटिफाई करना है ए इन द फॉलोइंग चेन की ए हमारा है क्या। तो देखो सबसे पहले प्लांट है, प्लांट को किसने खाया? इंसेक्ट ने खाया, फिर इंसेक्ट को फ्रॉग ने खा लिया, फिर यहाँ पर किसी ने इसको खाया फ्रॉग को, और फिर इसे किसी ने ईगल इसको यानी कि ए को ईगल ने खा लिया। तो अब ए क्या है हमारा? देखो रैबिट, ईगल कभी रैबिट को खाएगा? नहीं खाएगा। पैरट, ईगल कभी पैरट को खाएगा? नहीं खाएगा। कोबरा, हाँ ये हो सकता है, वुल्फ को भी ईगल कभी नहीं खाएगा। तो बिल्कुल हमारे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज़ द कोबरा। प्लांट को इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को हमारा कोबरा खा सकता है, एंड कोबरा को कौन खा लेगा? ईगल खा लेगा। तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा सी। 31 नंबर के अंदर आते हैं, लाइकेन इज एन एसोसिएशन बिटवीन। लाइकेन जो है वो एसोसिएशन है किसके और किसके बीच में? फंगी एंड ब्रायोफाइट के बीच में, फंगी एंड एल्गे के बीच में, एल्गे एंड टेरिडोफाइट के बीच में, या फिर एल्गे एंड बैक्टीरिया के बीच में। तो जो लाइकेन है वो हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन द फंगी एंड द एल्गे, वेयर एल्गे जो है वो खाना बनाती है और फंगी जो है उसे शेल्टर प्रोवाइड करता है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब कि दोनों को ही फ़ायदा हो रहा होता है, ठीक है, इसीलिए। और ये जो लाइकेन है ना वो सिर्फ नॉन पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो करता है, यानी कि यहाँ पे पॉल्यूशन होगी तो लाइकेन वहाँ देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। 32 नंबर के अंदर आते हैं, इन द पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन
डिकम्पोजिशन रेट इज़ स्लोअर इफ़, तो एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर डिकम्पोजिशन रेट जो है वो स्लोअर होगा अगर, अगर क्या, देखो डेट्राइटस जो है वो रिच होगा नाइट्रोजन के अंदर, डेट्राइटस रिच होगा ह्यूमस के अंदर, डेट्राइटस जो है वो रिच होगा शुगर के अंदर, या फिर डेट्राइटस जो है वो रिच होगा लाइगिन एंड काइटिन के अंदर, एंड डेट्राइटस जो है वो रिच होगा वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस के अंदर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, डी, दैट इज डेट्राइटस जो है वो हमारा रिच होना चाहिए लाइगिन एंड काइटिन के अंदर, और डेट्राइटस जो है वो रिच होना चाहिए वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ये, यहाँ पर कोई ई ऑप्शन नहीं है, ये इसी में है। ओके, 33 नंबर के अंदर आते हैं। देखो अब यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है कि इफ़ 20 जूल ऑफ द एनर्जी ट्रैप एट द प्रोड्यूसर लेवल, प्रोड्यूसर के पास जो है वो 20 जूल की एनर्जी है, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल फॉर द पीकॉक इन द फॉलोइंग फूड चेन, यानी कि पीकॉक के पास, देखो सबसे पहले प्लांट है तो माइस ने क्या खाया, प्लांट खाया, फिर स्नेक ने क्या खा लिया, माइस खा लिया, ठीक है, और पीकॉक ने क्या खा लिया, स्नेक को खा लिया। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा प्लांट था, अब इनको अपन नंबर दे देते, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, माइस को, स्नेक को मान लो 3 और इसको मान लो 4, ठीक है। तो अब सबसे पहला जो हमारा माइस है, ठीक है, तो माइस के पास सॉरी प्लांट है, प्लांट के पास कितनी एनर्जी थी, 20 जूल की एनर्जी थी। अब इसका खाली 10% जो है वो हमारे माइस के पास जाएगा, ठीक है, 10%। अब 10% कैसे निकालेंगे, 10 डिवाइड बाय 100 इंटू उसके पास कितनी है, 20, तो ये 0 से 0 कट, ये 0 से 0 कट, तो यहाँ पर कितनी एनर्जी होगी, 2 जूल की एनर्जी होगी, ठीक है। फिर यहाँ हमारा स्नेक के पास कुछ एनर्जी जाएगी, तो 2% का सिर्फ 10% ही हमारे स्नेक के पास जाएगा। तो क्या करो कि यहाँ से 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या कर दो, 2 कर दो, 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 2 एंड 2 5 10, ठीक है। और यहाँ से अपना जो है 0.2 जूल जो है ये एनर्जी किसके पास जाएगी, हमारे स्नेक के पास जाएगी। फिर फोर्थ आता है हमारा पिकॉक, पिकॉक के अंदर जो है 10% एनर्जी जाएगी, किसकी 10% एनर्जी जाएगी, स्नेक की। तो स्नेक के पास कितनी है, 0.2 है, तो अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 0.02 जूल, कितनी हो जाएगी, 0.02 जूल एनर्जी जो है वो हमारे पिकॉक के पास जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज़ 0.02 जूल जो है वो हम एनर्जी हमारे पिकॉक के पास जाएगी। द टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइन बाय, अब इकोसिस्टम जो टर्म है वो किसने दिया था, A.G. टांसले ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ए। 35 नंबर के अंदर आते हैं, इन रिलेशन to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statement is correct। तो gross primary productivity and net primary productivity क्या जो है रिलेशन है, इसमें से कौन सा सही है हमें वो बताना है। तो पढ़ते हैं एक एक करके ऑप्शन को। सबसे पहला ऑप्शन दिया है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो हमेशा ज़्यादा होती है देन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही कहा है। फिर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम, नहीं ऐसा तो नहीं होता, सेम नहीं होती। देयर इज़ द नो रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, रिलेशन तो होता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नहीं, तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा होती है देन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। 36 नंबर के अंदर आते हैं, मैच द ट्रॉफिक लेवल विद देयर करेक्ट स्पीसीज एग्जाम्पल इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर क्या लगता है, क्या होगा, ग्रास होंगे, तो सी का फाय ढूंढ लो। तो देखो सिर्फ यही ऑप्शन में जो है हमारे सी का फाय है, तो आंसर तो डी होगा, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। सेकंड ट्रॉफिक लेवल के अंदर हमारा रैबिट होगा, तो क्या है हमारा बी का 3, बिल्कुल ठीक है। फिर हमारे थर्ड ट्रॉफिक लेवल के अंदर क्रो होगा, तो क्या है हमारा 1, ठीक है, डी का 1, यस। एंड हमारे फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के अंदर वल्चर होगा, तो हमारा आंसर जो है ये डी ही होगा। ओके, 37 नंबर के अंदर आते हैं, हाउ मच एनर्जी विल बी ऑब्टेन बाय द सेकेंडरी कंज्यूमर इफ़ द प्राइमरी कंज्यूमर हैज़ द 100 जूल ऑफ एनर्जी। अब प्राइमरी कंज्यूमर जो है उसके पास 100 जूल की एनर्जी है, तो जो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर होगा उसके पास कितनी एनर्जी जाएगी, इसका 10%, देखो इसका 10% निकालते हैं तो कितनी जाएगी, 10 जूल एनर्जी जो है वो जाएगी हमारे किसके पास, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास। तो आंसर हो जाएगा 10, दैट इज़ आंसर हो जाएगा हमारा सी।
38 नंबर के आते हैं, बैक्टीरिया एंड द फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्राइटस इनटू द सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, द प्रोसेस इज कॉल्ड द ह्यूमिफिकेशन, कैटाबॉलिज्म, मिनरलाइजेशन एंड द फ्रैगमेंटेशन। तो इसको अपन क्या कहते हैं कि जो बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम है वो डिग्रेड कर देते हैं डेट्राइटस को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। 39 नंबर के अंदर आते हैं, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। नीचे हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सबसे पहला, डीकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच द डेट्राइटस इज डिग्रेडेड इनटू द सिंपलर सब्सटेंस बाय द माइक्रोब। बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्टेटमेंट 2, डीकम्पोजिशन इज द फास्टर इफ द डेट्राइटस इज रिच इन द लाइगिन एंड द काइटिन। नहीं, तो ये गलत है कि डीकम्पोजिशन जो है ना वो अपनी स्लोअर हो जाती है अगर अपना डेट्राइटस इन चीज़ों में रिच होता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारी करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। 40 नंबर के अंदर आते हैं। 40 नंबर के अंदर हमें क्या बोला है कि इफ़ 8 ड्रोसोफिला एंड द लैबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाई ड्यूरिंग द वीक, द बर्थ रेट इन द पॉपुलेशन द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन इज डैश इंडिविजुअल पर ड्रोसोफिला पर वीक। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारे कितने ड्रोसोफिला थे? 80 ड्रोसोफिला थे। उसमें से हमारे कितने ड्रोसोफिला मर गए? 8 ड्रोसोफिला जो है वो मर गए, यानी कि माइनस हो गए। तो हम बर्थ रेट या फिर डेथ रेट कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं डेल्टा एन अपॉन में हमारे टोटल नंबर ऑफ द इंडिविजुअल पहले कितने थे। तो अगर अपन यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल का देखो, यहाँ पर अगर अपन चेंज देखें कि चेंज कितने का आया है, तो यहाँ पर हमारा जो चेंज है वो कितने का आया है? 8 का चेंज आया है। और पहले कितने थे? 80 थे। ठीक है, तो 8 1 और 8 10 और इसको अपन 0.1 भी तो लिख सकते। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। 41 नंबर के अंदर आते हैं, जू प्लैंकटन इंक्लूडेड इन विच ट्रॉफिक लेवल। तो जू प्लैंकटन को हम कौन से ट्रॉफिक लेवल के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं? टर्शरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो हम इसे किसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर जो है हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं। 42, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। तो देखो, जो हमारी पूरी सन से लाइट आती है तो उसमें से कितनी लाइट जो होती है वो PAR होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ की जा सकती है। 50 to 70%, लेस देन 50%, मोर देन 50% एंड 70% to 85% कितनी की जा सकती है? हमारा आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ द लेस देन 50% जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। GPP माइनस आर, देखो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। अब यहाँ पर आर क्या है? रेस्पिरेटरी लॉसेस। ठीक है, और GPP क्या है कि जितना हमारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो प्रोड्यूस किया है प्लांट ने ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, उसमें से उसकी रेस्पिरेशन का खर्चा काट लिया जाए तो नेट जो बचती है, जो कि हमारे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को जाएगी, उसे क्या कहा जाता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी। 44 नंबर के अंदर आते हैं, इन द इक्वेशन GPP माइनस आर इज इक्वल्स टू NPP। तो GPP क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, NPP है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आर क्या है? रिप्रोडक्टिव एलोकेशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन और द रेस्पिरेटरी लॉस। तो क्या है ये? हमारा रेस्पिरेटरी लॉस है। तो आंसर हो जाएगा डी। 45 नंबर के अंदर आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। डेट्रीवोर परफॉर्म द फ्रैगमेंटेशन, बिल्कुल सही बात है। अर्थवॉर्म जो है वो फ्रैगमेंटेशन करता है। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय द प्रोसेस कॉल्ड द लीचिंग, बिल्कुल सही बात है। डेट्राइटस फूड चेन बिगेन विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेट्राइटस की फूड चेन जो है वो डेड से चालू होती है, ना कि लिविंग। ठीक है, अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन द डेट्राइटस इनटू द स्मॉलर पार्टिकल बाय द प्रोसेस कॉल्ड द कैटाबॉलिज्म बाय द प्रोसेस नोन एज द फ्रैगमेंटेशन। यहाँ कैटाबॉलिज्म नहीं आएगा। तो यहाँ पर से हमारे कितने करेक्ट है? A, B और C करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। 46 नंबर के अंदर आते हैं, करेक्ट द ऑर्डर ऑफ द डीकम्पोजिशन इवेंट। तो हमें डीकम्पोजिशन इवेंट में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे रीड कर लेते हैं। पी लिखा है, एक्यूमुलेशन ऑफ द डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस, जिसे ह्यूमस कहते हैं, उसका एक्यूमुलेशन। ठीक है, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इंटर इनटू द सॉइल, ब्रेकडाउन ऑफ द डेट्राइटस इनटू द स्मॉल पार्टिकल एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिलीज। अब यहाँ पर क्या कैसे होता है? देखो, सबसे पहले तो अपना ब्रेकडाउन होता है डेट्राइटस का स्मॉलर पार्टिकल के अंदर। देन क्या होता है कि जितना भी हमारा वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है वो सॉइल के अंदर चला जाता है, सॉइल लेयर के अंदर, और प्रेसिपिटेट हो जाता है सॉल्ट की तरह। तो आंसर आएगा क्यू। फिर उसके बाद हमारा एक्यूमुलेशन होता है डार्क कलर के ह्यूमस का, तो दैट इज़ पी। और लास्ट में जो है वो हमारा क्या होगा?
एस दैट इज़ द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है वो रिलीज़ होंगे। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, सी। फिर 47 नंबर के अंदर आते हैं, हाउ मैनी बिलियन टन इज़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशन। अब देखना यहाँ पर पूरे बायोस्फीयर का नहीं पूछ रहा है, ये सिर्फ ओशन का पूछ रहा है। तो कितना होता है, 70, 170, 55 एंड 155 कितना होता है। तो हमारा आंसर आएगा दैट इज़ द 55 बिलियन टन जो है वो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है ओशन की। फिर 48 नंबर के अंदर आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज फेवरेबल फॉर द डिकम्पोजिशन, वार्म मॉइस्ट, वॉइम मॉइस्चर फ्री, ड्राई मॉइस्ट और नन। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वार्म और मॉइस्ट, ए। 49 नंबर के अंदर आते हैं, ग्रीन प्लांट आर नोन बाय व्हाट। ग्रीन प्लांट को क्या कहा जाता है, कंज्यूमर, ओमनीवोर, प्रोड्यूसर्स एंड ऑल ऑफ द गिवन। तो क्या कहा जाता है, उसे प्रोड्यूसर कहा जाता है। 50 नंबर के अंदर आते हैं, डैश रिप्रेजेंट द बेस ऑफ द पिरामिड। कौन जो है, जैसे कि हमारे ये पिरामिड होते हैं तो सबसे नीचे जो है वो पिरामिड के अंदर कौन रहता है, तो यहाँ पर हमारे प्रोड्यूसर्स रहते हैं। तो देखो ऑप्शन में क्या क्या है, कंज्यूमर, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड प्रोड्यूसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा प्रोड्यूसर हो जाएगा। अब देखो हमारा इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम जो है वो हमारी ऐसी ब्रांच होती है साइंस की जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट कर रहे होते हैं किसके साथ, ए बायोटिक इन्वायरमेंट के साथ। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हवा, पानी, मिट्टी, ये सारी चीज़ों के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं और अमॉन्ग देमसेल्फ दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी। तो यहाँ पर हम इसको क्या कह देते हैं, इकोसिस्टम कह देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज हमारे 50 MCQs। थैंक